भाई साहब, आपके बारे में मशहूर है कि आप बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स के मेंटोर भी हैं, आप उनको समझाते और सिखाते रहते हैं। देखिए, जो बच्चे शौक से आते हैं पूछने के लिए, बेटे के दोस्त हुए, कोई मेरे दोस्तों को बच्चे हुए, फिर वो इंस्पायर तो हैं मुझसे ज़रा, तो फिर आगे कभी मशवरा करता हूँ तो मैं जो मुझे समझ होती है उनको ज़रूर गाइड करता हूँ ताकि उनकी को भलाई हो सके। हुंजा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऑल टुगेदर कितने एम्प्लॉयज़ हैं? अबाउट सीज़न में 5,500 के करीब हो जाते हैं ज़रा प्लस, और सीज़न ऑफ हो तो 5,000 प्लस हो। मोहम्मद वहीद चौधरी की कहानी और आपके ग्रुप की कहानी बहुत सारे लोग हमें वैसे भी बताते रहते हैं, तो हम चाहेंगे कि आप अपनी कहानी, हुंजा ग्रुप की कहानी हम सबको ज़रूर सुनाएं। इसमें सिंपल सी ऐसे जी, कोई जब हम बहुत छोटे थे, तीनों भाई, छोटा भाई 9वीं में, मैं 10वीं में, बड़ा भाई 11वीं में था, तो वाला साहब की अचानक बेड़े में से डेथ हो गई। तो उस वक्त फिर जो वाला साहब के दोस्त थे, शेप्स के मालिक ख्वाजा अब्दुल हकीम साहब, जो उनके बेटे ख्वाजा नजीम साहब चला रहे हैं, गोल्डी साहब के वालिद थे उमर फारूक साहब के, वो फिर हमारे घर आए डेथ के 1 हफ्ते बाद, तो वही मेरी वालदा से मेरे भाई को साथ ले गए कुड़ी मंडी। व्हाट डू यू थिंक, ऐसी कौन सी 3 खूबियां हैं जो एक सीईओ को एक अच्छा सीईओ बनाती हैं? मैं पहले तो मेहनत का काम होना चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, ठीक, और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ईमानदारी। ईमानदारी कि आप जो बात किसी से करें वो पूरी करें, और जिस बंदे में जो बंदा मेहनती हो और ईमानदार हो, यानी अपनी बात का पक्का हो बिजनेस में, मेरा यकीन है कोई बंदा पीछे नहीं रह सकता। वाह। व्हाट इज सक्सेस टू वहीद चौधरी? अभी जो आखिरी कह लें मेरी ख्वाहिश है, या जो आपने पूछा ना कि मेरे जो हमने किया 3 भाई ने, हमारे बच्चे इसको लेके इस तरह आगे चलें और इसको बढ़ाएं। In my today's session for Coffee with CEO, I'm very happy to host one of the top industrialists of Lahore, Mohammad Wahid Chaudhary, who is the CEO for Hunza Group of Companies. And when I say Hunza Group, that means 2 sugar mills, that means 2 trading companies, that means 1 steel mill, that means 1 citrus company, that means 1 distillation company, and that means 1 CO2 company also. Altogether 8 to 9 companies. घी मिल, वो मैं कैसे भूल सकती हूँ, एंड अ घी इंडस्ट्री टू। वेलकम टू द शो वहीद साहब। थैंक यू। वहीद साहब, आपके बारे में मशहूर है कि आप बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स के मेंटोर भी हैं, आप उनको समझाते और सिखाते रहते हैं। देखिए, जो बच्चे शौक से आते हैं पूछने के लिए, बेटे के दोस्त हुए, कोई मेरे दोस्तों को बच्चे हुए, फिर वो इंस्पायर तो हैं मुझसे ज़रा, तो फिर आगे कभी मशवरा करता हूँ तो मैं जो मुझे समझ होती है उनको ज़रूर गाइड करता हूँ ताकि उनकी को भलाई हो सके। हुंजा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऑल टुगेदर कितने एम्प्लॉयज़ हैं? अबाउट सीज़न में 5,500 के करीब हो जाते हैं ज़रा प्लस, और सीज़न ऑफ हो तो 5,000 प्लस हो। मतलब 5,000 का फिगर 5,500 के दरमियान रहते हैं। आपकी स्टोरी, आपके बहुत सारे चाहने वाले जो यंग एंटरप्रेन्योर्स भी हमें सुनाते हैं। मोहम्मद वहीद चौधरी की कहानी और आपके ग्रुप की कहानी बहुत सारे लोग हमें वैसे भी बताते रहते हैं, तो हम चाहेंगे कि आप अपनी कहानी, हुंजा ग्रुप की कहानी हम सबको ज़रूर सुनाएं। इसमें सिंपल सी ऐसे जी, कोई जब हम बहुत छोटे थे, तीनों भाई, छोटा भाई 9वीं में, मैं 10वीं में, बड़ा भाई 11वीं में था, तो वाला साहब की अचानक बेड़े में से डेथ हो गई। तो उस वक्त फिर जो वाला साहब के दोस्त थे, शेप्स के मालिक ख्वाजा अब्दुल हकीम साहब, जो उनके बेटे ख्वाजा नजीम साहब चला रहे हैं, गोल्डी साहब के वालिद थे उमर फारूक साहब के, वो फिर हमारे घर आए डेथ के 1 हफ्ते बाद, तो वही मेरी वालदा से मेरे भाई को साथ ले गए कुड़ी मंडी में। वाह। क्योंकि वो वाला साहब डेथ से पहले शाजो ग्रुप है, मियाँ शुजा रहमान वगैरह का, मुझे उनके ऑयल मिल एक्सपेलर थे बदामी बाग रेलवे स्टेशन के साथ, छोटा सा काम, वो हम उधर से एक्सपेलर वो ठेके पे ऑयल मिल चलाते थे वालिद साहब, फिर वो अकबरी मंडी में कारोबार करते थे, तो इसलिए अकबरी मंडी में मेरे परदादा का भी काम था, दादा का भी काम था, फिर वालिद साहब का, चौथे नस्ल मेरे भाई गए।
तो इसलिए हमारा बड़ी मंडी से तो सदियों का रिश्ता हो गया ना। तो फिर वो जब शकीरी बहू मानला साहब की जो मेरे पास से दूसरे दोस्त थे, वहाँ से फिर भाई मेरे चले गए फैसलाबाद। खली का सट्टा होता है चैम्बर, डेली जाते थे डेली आते थे, कभी उधर रहाइश भी रखी हुई थी उन्होंने। तो इस तरह उन्होंने स्ट्रगल शुरू की। फिर वो फैसलाबाद से लाहौर आकर उन्होंने ऑयल की ना कमीशन पे काम शुरू किया। करते करते मैं 75 में कोई वो 6 साल उनको हो गए थे, तकरीबन 5.5 साल। बीकॉम किया तो पूछा कि अभी क्या करना है, तो मैंने कहा जी मैंने तो कारोबार ही करना है, आगे पढ़ना नहीं है, क्योंकि मेरी 4.5 नंबर की ऐनक लगी हुई थी। तो मैं ऐनक की वजह से पढ़ाई करना नहीं चाहता था ना, इसलिए मैंने किताबें भी पढ़नी छोड़ दी, दूसरी किताबें भी नहीं पढ़ता। तो फिर मैं उन्होंने पहले दिन ही मुझे समझे यूनिवर्सिटी निकला तो ख्वाजा की इंसान ने कभी फिर आप कराची चले जाओ, दफ्तर उधर खोलना। लाहौर से कराची बड़ा मुश्किल है, कराची में ओए किया। ख्वाजा आरिफ साहब हैं शानगी के CEO, वो 2 साल से ख्वाजा साहब के साथ का वो आपस में ब्रदर इन लॉ है, तो वो उनके साथ मुझे कराची भेज दिया। वो भी 1 महीना ख्वाजा साहब रहे थे, तो उनको उन्होंने वापस बुला रही, उनको इधर ज़रूरत थी। अब मैं अकेला रह गया, तो काम था कमीशन का, लेकिन मुझे काम 1 महीना जब मैंने देखा, मैं काम नहीं पसंद आया मुझे। मैंने कमीशन का काम नहीं पसंद आया, मैंने ये नहीं करना, कहते कि मैं कहीं बस मैंने नहीं करना, मैं वापस आ रहा हूँ। मुझे मेरी वालदा का फ़ोन, मेरे ताया का फ़ोन, लेकिन मैंने कहा जी सॉरी। मैंने 1 महीना फिर जो मैंने काम किए हुए थे ना अगले सीज़न के, वो कंप्लीट किए, शिप आते थे ना उनकी चर्बी, 1 महीना वो काम निपटा के मैं वापस आ गया। अगले दिन मैं दफ्तर पहुंचा, ख्वाजा हकीम साहब बैठे थे, तो मुझे कहते हैं की गल है भाई, क्या दिल नहीं लगा? नहीं। मैं उनको पाजी कहते, मैं नहीं दिल की बात नहीं है, दिल लग गया था, लेकिन मैं कमीशन का काम नहीं कर सकता। तो कहते अगर अपना काम करना हो तो मैं कहना करूँगा। वाह। कहते तैयारी करो। उसी वक्त उन्होंने कहा, मैंने कहा ठीक है। मैं विदिन 1 वीक वापस चला गया। फिर जाकर दोबारा दफ्तर नया लिया, रहाइश नई बदली, सारा कुछ फर्नीचर फिर नया खरीदा, जो मैं सब कुछ वाइंड अप कर रहा था। तो फिर वहाँ से मैंने अपना काम स्ट्रगल समझे, मेरी ज़ाती वहाँ से शुरू होती है। पहले बड़े भाई की थी, फिर अब आप आए, मेरी ज़ाती शुरू होती है। और कोई अल्लाह की देन है, अल्लाह का ख़ास करम था कोई कि मैं 4.5 साल उधर रहा हूँ। सिंगल डील में मैंने कभी नुकसान नहीं किया, ये एक अल्लाह का करम था, कभी नुकसान नहीं मुझे। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये अल्लाह, मैं तो कह रहा हूँ अल्लाह। और मुझसे यकीन करें कि जब मैं उधर था ना, पहले जो 3 महीने रह के आया था, तो कुछ काम मुतासर लोगों का हुआ था वैसे ही, क्योंकि हम जो चले गए थे। तो जब मैं आया तो एक मुझे ड्रम सप्लाई करता था टहलों के, कहता चोई साहब आप जा रहे हैं तो बड़े वो दिए जला रहे हैं, खुश हैं। जब मैं कही यार ठीक है मैं वापस क्या, यकीन करें कि कराची वाले परेशान हो गए कि ये बंदा फिर आ गया, और मैंने ऐसा काम संभाला माशाल्लाह। लेकिन किसी वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पार्टनरशिप ख्वाजा साहब की थी वो ख़त्म हो गई, मुझे वापस आना पड़ा। वापस आ गए, फिर हमने यहाँ से जो कारोबार शुरू किया ना, कराची वाले, हम हमेशा पंजाब से लोग कराची जाते हैं, ऐसे ही है, लेकिन हमने ऐसा कारोबार भी हमारी अल्लाह ने गिरफ्त मजबूत की कि कराची से 3 बंदे आगे तो दफ्तर खोल दे। बड़ी बात है। और तब आप जवान यंग थे, लड़के थे, ये नहीं है कि कोई बड़े बंजे हुए कारोबारी। 22 साल की उम्र में गया हूँ। हाँ। और वहाँ से ये स्ट्रगल शुरू की है। तो फिर वो इधर आए, जब फिर हमने घी मिल लगा ली। हमारा गोल था, पहला होता है ना ख्वाहिश, अपनी मंडी में गए तो पहले ही ख्वाहिश थी कि ऑयल मिल लगाएंगे जो वाला चलाते, पहली ख्वाहिश, पहली वो थी। लेकिन वो ऑयल मिल की ख्वाहिश जल्दी खत्म हो गई। हमने देखा इतना बड़ा काम नहीं है, नहीं है। हमने ज़हन में यही पाला कि घी मिल लगानी है। फिर घी मिल लगाई, तो सबसे पहले 89 में घी मिल लगाई। जब घी मिल लगी अपनी मंडी में काम है, उससे जो अगला गोल हमने बनाया था कि शुगर मिल लगानी है, ठीक है, अल्लाह ने वो भी किसी तरह से लगवा दी। फिर तीसरा तो फिर ख्वाहिशें तो आपको पता इस एज में ख़त्म नहीं हो रही, वो तो जवानी थी। तो फिर वो जो बारा फिर ख्वाहिशें, फिर ख्वाहिश कम थी, ऑटोमेटिकली गोल बनते गए, यार अब ये भी कर लें, ये भी कर लें। तो इस तरह फिर अल्लाह ताला ने यहाँ तक। हुंजा ग्रुप के पास स्टील मिल है, शुगर मिल है, ट्रेडिंग कंपनी है, CO2 कंपनी है, डिस्टिलेशन कंपनी है, सिट्रस कंपनी है। अब आप हुंजा ग्रुप को अगले 5 सालों में किधर देखते हैं? अभी जो देखे ना, हर टाइम के साथ कोई ना कोई तजर्बा होता रहता है। पिछले 5-7 सालों में दो तीन बहुत बैड एक्सपीरियंस हुए हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से शुगर मिलों को काफ़ी फाइनेंशियली नुकसान। नुकसान। तो उस वक्त
हम पे ये कुछ हुआ कि फाइनेंशियल नुकसान तो चलो कंपनी में पैसे तो हो जाता, लेकिन उस वक्त हम स्टील मिल भी लगा रहे थे और सीट्रस प्लांट भी लगा रहे थे, 2 नए प्लांट लगा रहे थे। ओह, तो हमारा फाइनेंस उधर भी जा रहा था और स्टील मिल चलाने के लिए भी फाइनेंस चाहिए था। फिर हमें आइडिया नहीं था कि उधार की मार्केट है वो, तो इसलिए ये 5 साल कुछ फाइनेंशियली ना वो काफ़ी यानी ग्रुप में आई तंगी एक समय ले आई। तो उसके बाद अब हमने ये भी फैसला किया है कि अगले 2, 4, 5 साल कोई नई इंडस्ट्री नहीं लगानी। ठीक है, अब ग्रुप में ना जो फाइनेंस है ना, कैश उसको रिटेन करो, उसको बढ़ाना है। यानी अब ये गोल अब दूसरे गोल अब समझना उससे नजर हटा ली है। अब यही है कि कैश कंपनी में जितना ज्यादा हो ताकि ये गवर्नमेंट का कोई पता नहीं। देखें, नुकसान अल्लाह की तरफ से हो, मेरी गलती से हो, वो तो कारोबारी बंदे को पता होता है कितना होना है, वो बंदा उसको मेंटेन कर लेता है। कि हम एक लिमिट में कह लेना खेल रहे होते हैं ना, वो उस लिमिट में नुकसान भी हो तो हम उसको बर्दाश्त कर लेते हैं, नफ़ा है तो वो कंपनी में आता है। लेकिन जो ये गवर्नमेंट की जैसे नुकसान आता है ना, ये तो हमारी फिगर्स में होता ही नहीं, जेन में होता ही नहीं ना। वो समझो अचानक जैसे बंदा को हार्ट अटैक हुआ तो ज्ञान, तो ये जो कैश लॉस हुआ था ना, अब उसके बाद ये फैसला किया है कि कुछ अरसे तक अब कैश इज द किंग, लेट्स मेक द कंपनी सस्टेनेबल। जी ऐसे जी। अब ये वहीद चौधरी जो कि अब सीईओ हैं हुंजा ग्रुप ऑफ कंपनीज के, जिनकी 8 से 9 कंपनीज हैं। ने काम शुरू किया था जब वो बहुत छोटे थे, बहुत कम उम्र में काम शुरू किया। तो व्हाट डू यू थिंक, ऐसी कौन सी 3 खूबियां हैं जो एक सीईओ को एक अच्छा सीईओ बनाती हैं? लेकिन मैं तो अपना वही जैसे आपने कहा ज़ाती तजर्बे से ही कह सकता हूँ, जितना भी मैंने मुशाहिदा किया दोस्तों का, मार्केटों में बच्चे, और अपने जो मैंने किया है, में पहले तो मेहनत का काम होना चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, ठीक। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ईमानदारी। ईमानदारी कि आप जो बात किसी से करें वो पूरी करें, और जिस बंदे में जो बंदा मेहनती हो और ईमानदार हो, यानी अपनी बात का पक्का हो बिजनेस में, मेरा यकीन है कोई बंदा पीछे नहीं रह सकता। वाह। और तीसरी, ग्रुप को अगर लेके चलना है तो ग्रुप में जो माइनस प्लस बात का हो जाता है उसको इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहिए, बजाय कि एक बात को डिस्प्यूट बना के आप ग्रुप को खराब करें। ग्रुप के लिहाज से ये तीसरी चीज बहुत जरूरी है कि देखें, ना मैं कोई मुकम्मल इंसान हूँ, ना भाई मेरे हैं, कोई ना कोई फैसला गलत किसी से भी हो सकता है। तो मैंने कई इदारों में देखा है किसी भाई के पार्टनर की वजह से, भाई या पार्टनर जो भी है, उसकी वजह से कोई नुकसान हो गया ना, तो कई बंदे उस बात को इशू बना के लैदा हो गए। बिल्कुल सही। देखें, मैं कह रहा हूँ कि हम बिजनेस में आगे बढ़ते जा रहे हैं, 10 साल से ये इतना कमाया 15 साल में, अगर 1 साल लॉस हो गया, किसी मेरी गलती से हो गया, तो मेरे भाई को इग्नोर करना चाहिए। यार किसी ने जान के तो नहीं किया, और ये नुकसान उस तीनों भाइयों का है, ग्रुप का है, यानी इसका भी तो उतना ही हिस्सा है ना नुकसान में। तो जब आप ये बर्दाश्त कर लेंगे ना और ऐसी चीज को इग्नोर करेंगे तो फिर आपका ग्रुप टूटता नहीं है। वाह। वो आगे बढ़ता है। और कई ग्रुप इसी वजह से टूटे हैं कि किसी की वजह से वो डील खराब हुई है, तो दूसरे पार्टनर ने या भाई ने, फैमिली के मेंबर ने इशू बना के वो इतना झगड़ा बढ़ा लिया कि हीरे लैदगी हो। भाई साहब, आप इतने सालों से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को नौकरी दे रहे हैं, आज से 30 साल पहले भी दे रहे थे, 20 साल पहले भी दे रहे हैं और अब भी दे रहे हैं। आपके ख्याल में तब के नौजवानों में और अब के नौजवानों में क्या फ़र्क है? आपको तब ज़्यादा अच्छे लोग मिलते थे या अब ज़्यादा लोग अच्छे मिलते हैं? अच्छा, ये मैं बताऊँ, ये एक कॉमन सा सवाल है, लेकिन मैं इसको कभी ना उस वक्त के लिहाज से बात करता हूँ ना आज के लिहाज से बात करता हूँ। हर दौर में आपको अच्छे बंदे भी मिलेंगे और गलत भी मिलेंगे। ये कभी नहीं हो सकता कि 30 साल पहले ज़्यादा अच्छे मिलते थे, अच्छे नहीं मिलते। ये डिपेंड करता है कि आपके पास कैसे लोग आ जाते हैं, फिर आपको इंटरव्यू करना है, आपकी सिलेक्शन सही होनी चाहिए। इस पर आप डिपेंड करता है आपकी सिलेक्शन कैसी है। हर दौर में मैं बता दूँ आपको, मेरा ईमान है कि अच्छे बंदे ज़्यादा होते हैं, बुरे कम होते हैं। मेरे एक चचा आए थे मेरे पास, यानी उस वक्त वो 82 के थे, मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं उस वक्त था कोई 58-60 के दरमियान, मेरे से 24 साल 25 साल बड़े थे। तो मुझे ये कहते हैं, वो उनका तकिया करा था मन्ना, या मन्ने आप लोग बड़े या बेईमान हैं, कारोबार क्या करें,
क्योंकि वो अब रिटायर्ड ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दी उन्होंने कि लोग पैसे दे। मैं कहा चाचा ही नहीं, मेरे हिसाब से ईमानदार बहुत ज़्यादा है, कदर नहीं बनने का। मैं कहा देखें बात सुने, आपने 60 साल बिजनेस किया है, बताएं आपके कितने पैसे लोग लेके बैठ गए हैं। तो प्यारी बात की है। ठीक है, उन्होंने जो, मैं कहा चले आपने समझे 100 करोड़ रुपया कमाया तो 2 करोड़ ही है ना, या 5 करोड़ गया, 95 कमाया, किससे कमाया? अच्छे लोगों से। मैंने अगर अच्छे लोग न होते तो आपको इतना कारोबार ही ना बढ़ता। कैसे बढ़ता? और जो मैं यहाँ तक आया हूँ, मेरी मार्केट में मेरा बिलियंस का उधार है। अच्छे लोग हैं तो मैं उधार दे के बैठा उनसे पैसे कमा रहा हूँ ना। अगर मुआशरे में खराब लोग ज्यादा होते तो कब का कारोबार खत्म हो चुका तो दुनिया, आप देख रहे हैं अभी भी मार्केटों में लोगों की जुबान पे कारोबार चलते हैं। बिल्कुल सही। इसका मतलब है अच्छाई उसी तरह है, उसी तरह। ये देखने का अंदाजा है। मैं हमेशा कहता हूँ अभी तक अच्छे लोग ज्यादा हैं। ज़्यादा है, मैं भी, मेरे ख्याल में आप बिल्कुल सही कहते हैं। हुंजा ग्रुप ऑफ कंपनीज की 8 से 9 कंपनी है। अच्छा, हर कंपनी की इंडस्ट्री दूसरी कंपनी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक शुगर मिल है, एक स्टील मिल है, एक सिट्रस कंपनी है एंड ऑल। तो इसमें आपने बेतहाशा प्रोफेशनल्स रखे होंगे। जी जी। जब आप किसी से मिलते हैं, किसी प्रोफेशनल को सिलेक्ट करने के लिए, तो आप कौन सी 3 चीज़ें उसके अंदर नोटिस करते हैं? देखिए, पहले 2-3 तो इसमें इशू आते हैं ना कि जब अगर सीवी आती है तो सीवी में लिखा ही होता है कि इस बंदे का एक्सपीरियंस कितना है, वो तो इजीली हैंडल हो जाता है। अब सिलेक्शन और उसका फिर हम ज़रूर बैकग्राउंड पूछते हैं या चेक करते हैं भी इसने फलां इदारे में काम किया, छोड़ा क्यों या निकाला क्यों गया, तो उसमें फिर सिलेक्शन पता चल जाता है। अब आती है नए, जो आपने बात की कि नए जो आते हैं वो फिर आपको वही बता कि इंटरव्यू में आपको एक देखना पड़ता है कि इस बच्चे में करंट कितना है कितना नहीं है, उसकी बातों से आपने अंदाज़ा हो जाता है। अगर जो हमने अंदाज़ा किया वो नहीं निकला तो पहले तो होता है 3-6 महीने तो वैसे होता है, तो उसके बाद फिर हम कहते हैं यार सॉरी। अगर उसमें बच्चे में कुछ है करंट तो बच्चा खुद ही अपनी जगह बना देता है। हमारे पास एक पीएन है इसी दफ्तर में, चाय वगैरह सर्व करता था, पता लगा ये FA पास हो, पढ़ना भी चाह रहा है। हमने उसको या तुम पढ़ो, उसको नाइट उसने एडमिशन कर लिया, पढ़ते पढ़ते अब वो यानी समझे ऑफिसर जॉब कर रहे हैं। माशाल्लाह, इधर ही पीएन था, इधर ही ऑफिसर जॉब कर रहा है। ये तो आप देखा जिसमें बच्चे में सीखने की हो विल, सीखना चाहे, मेहनत करना चाहे, मैं वो यूज करना, वो जो मेहनत करने वाला बंदा ईमानदार पीछे नहीं रहेगा कभी। देखा ना, कहीं वो बेचारा टी सर्व कर रहा था और कहीं इस वक्त ऑफिसर जॉब में बैठा हो, ये आराम से कंप्यूटर लैपटॉप पे काम कर रहा है, वाइट कॉलर जॉब कर रहा है। ये भाई सब इन 8 से 9 कंपनियों में, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, कौन सी कंपनी या कौन सी 2 कंपनियां आपके दिल से सबसे ज्यादा करीब है? मेरे के दिल के करीब सब की सब हैं जी। सबकी सब है। जैसे औलाद एक बराबर नहीं होता, औलाद से प्यार होता ना, तो ये मेरी औलाद है या ये मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी इंडस्ट्री जो मर्जी समझ लें। जैसे माँ बाप से प्यार है मेरा इंडस्ट्री, औलाद से प्यार है मुझे इंडस्ट्री से प्यार है। मैं कभी इसको नहीं कहता फलानी अच्छी फलानी, अल्लाह इनसे मुझे रिजल्ट दे रहा है, इससे मुझे सबसे प्यार। आपकी हुंजा ग्रुप ऑफ कंपनीज लाहौर की टॉप इंडस्ट्रीज में आती है, इतनी सारी कंपनीज हैं, इतनी ज़्यादा जॉब क्रिएट करते हैं आप। आपके ख्याल में पाकिस्तान में कारोबार करना, बिजनेस करना आसान है? पिछले मैं जो अब जाती वही बात आती ना, 50 साल तो मुझे हो गए हैं काम करते हुए 50 साल से आहिस्ता ये मुश्किल तरीन होता जा रहा है। बजाय के हुकूमतें रिलीफ दें, आसानियाँ पैदा करें, 50 साल से ग्रेजुअली ये मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं और अब मज़ीद बढ़ती जा रही हैं। ये अलमिया पाकिस्तान का, तभी कहते हैं जी इन्वेस्टर पाकिस्तान, किस तरह इन्वेस्टर पाकिस्तान में आएगा, क्यों आएगा मुझे बताएं ना। इन्वेस्टर के लिए सबसे पहले तो चाहिए होता है लॉ एंड ऑर्डर सही हो। ठीक है, चले लॉ एंड ऑर्डर पंजाब में इतना बुरा नहीं है, वो मैं कहता हूँ प्लस है, लेकिन करप्शन इतनी ज़्यादा है, वो क्यों है? टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं, उसको तो टैक्स रिलीफ चाहिए। अगर आप दुबई वगैरह देखें, क्यों आगे गया था कि वही टैक्सेस नहीं है। और हमारी लिए तो मिनिमम 35 से 50% सुपर टैक्स वगैरह वाले 55% टैक्स हो जाता है। तो जहाँ इतना टैक्स होगा इन्वेस्टर नहीं आएगा, जहाँ करप्शन होगी, हर महकमा रिश्वत मांगता है, पैसे मांगता है, हर्डल डालता है, इन्वेस्टर नहीं आएगा। बल्कि पिछले 5 सालों में तो गवर्नमेंट बता रही है ना कितनी मल्टीनेशनल कंपनियां छोड़ के जा चुकी हैं।
ये कहते इन्वेस्टर आएगा, और भाई पहले उनको तो रोको जो इधर काम कर रहे हैं, फिर कोई नया आएगा, फिर कोई नहीं आएगा ना। और हमें भी तो कुछ रिलीफ दो ताकि लोग हमें दे के बाकी मुल्कों से आए। ये कभी भी आप, जो मुझे कल एक दोस्त आए थे फेडरेशन चैम्बर ऑफ फेडरेशन के सदर रहे हैं, मैं नाम नहीं बताता जी, चो साहब फिक्र ना करें, इंशाल्लाह देखें दुबई में जंग लग गई है तो पाकिस्तान में इन्वेस्टर आएगा। मैं कहा भी दुबई में जंग लगे, दुबई इन्वेस्टर भागे, वो दुनिया में कहीं भी चला जाएगा, पाकिस्तान नहीं आएगा। ये क्यों नहीं पाकिस्तान, ये मैं कहा पहले ये मुझे बताओ, आज से 50 साल पहले कराची सबसे ज़्यादा बिजी एयरपोर्ट, कराची की पोर्ट बड़ी बिजी थी। आहिस्ता 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 कराची को क्या हो गया, आप लोगों ने हालात ऐसे पैदा कर दिए वहाँ पे, लॉ एंड ऑर्डर भी कर दिया, करप्शन कर दी, रिश्वतें कर दी, तो लोग आहिस्ता आहिस्ता चले गए। कहाँ पी है ये एमरेट्स एयरलाइन को बनाने वाली, कहाँ सारा कोई करप्शन की नज़र आप लोगों ने कर दिया। तो इस करप्शन के माहौल में, और फिर एनर्जी इतनी महंगी है, कौन सा इन्वेस्टर आएगा जो यहाँ पे आके फैक्ट्री लगाएगा? ये तो सिर्फ टीवी की बातें हैं, बैठे हैं साफी उनके अपने मफाद, वो कह देते हैं इन्वेस्टर आएगा आएगा। एक इन्वेस्टर नहीं आएगा पाकिस्तान में जब तक कि आप हालात बेहतर नहीं करें। वहीद साहब, अब बात करते हैं आपकी। आपके ख्याल में अल्लाह ताला ने वहीद चौधरी को इतना क्यों नवाजा? ऐसी क्या 2 या 3 चीज़ें आप में थी जिसकी वजह से? मेरे में कोई ऐसी खास चीज़ नहीं थी, ये तो अल्लाह की करम नवाजी है कि अल्लाह ने मुझे नवाजी है। ये तो अल्लाह को पता मुझे क्यों नवाजा, ये तो आप अल्लाह से पूछ सकते हैं। ये बस अल्लाह की तरफ से, मैं तो कह रहा हूँ सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। मैं कभी नहीं कहता कि मैंने अकल से कमाया। 3 क्वालिटीज इन वहीद चौधरी। नहीं, मैंने वो तो बता दिया पहले कि मैं मेहनती हूँ मेहनती हूँ, और मैंने आज तक किसी से बेईमानी नहीं की, ना कारोबार में, ना रिश्तेदारी में, ना दोस्ती में। ये मेरा दिल साफ है, और सब मुझे कहते हो कि जो साहब दिल के साफ है, जो कुछ होता है मुंह पे कह देते हैं। तो मैं कहा ये मेरी इसको बुरी आदत समझ लें या अच्छी आदत समझ लें। मैंने कभी दिल में रख के बात नहीं की। चौधरी साहब, स्ट्रेस तो लेते होंगे, इतनी कंपनियां, इतना कारोबार, इतना लेन देन, इतने एम्प्लॉयज, इतने झगड़े, इतने रौले। स्ट्रेस जो बिल्कुल हम लेते हैं वो कारोबारी स्ट्रेस आते रहते हैं, लेकिन वो एक देखना, जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हैं, धूप भी है, गर्मी भी है, आगे से बॉलर को बैट्समैन मार रहा है, बॉलर परेशान है, तो वो स्ट्रेस उनकी मेंटल लेवल का होता है, बहुत कम होता है, वो घबरा जाए। इसी तरह जो हमारे स्ट्रेस है ना, जो कारोबारी जो लेन देन वो हमारे लिए इतनी मुश्किल नहीं होते। जो मैं स्ट्रेस वाकई लेता हूँ, बहुत ज़्यादा ले लेता हूँ, जो गवर्नमेंट की तरफ से गैर ज़रूरी तौर पर हमें तंग किया जाता है। ये अब चीनी एक्सपोर्ट नहीं होने दी जा रही, तो चीनी फालतू पड़ी है, मुल्क का फ़ायदा होगा, ज़र मुबादला भी आएगा, और इससे आहिस्ता से हम रेगुलर एक्सपोर्टर बन जाएंगे। जैसे इंडिया कभी चीनी इम्पोर्ट करता था हमसे, अब वो रेगुलर एक्सपोर्टर है। ये पॉलिसी बन गई ना। हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि हम पॉलिसी भी तक नहीं बना सकते। अभी 10 दिन पहले हमारी मीटिंग चल रही थी मिनिस्टर साहब से, तो हमने कहा ये एक्सपोर्ट करने दें, अभी वो हमने जी वो दोबारा स्टॉक्स लेने हैं, उससे 2 दिन पहले सेक्रेटरी से हुई थी। मैं कि किससे स्टॉक्स, आपके पास हर चीज़ लिखी पड़ी है PR की, नहीं थर्ड पार्टी। मैं थर्ड पार्टी किससे कराने हैं, स्विट्जरलैंड से कराने हैं, किससे? ये होता है कि उन्होंने असल में इजाज़त नहीं देनी, इसको डिलेइंग टैक्टिक्स। अच्छा, डिलेइंग टैक्टिक्स पे नुकसान किसका हो रहा है? मिलों का तो होना ही होना है, ये मुल्की नुकसान है, ज़रूर मुबादला नहीं आ रहा, और हम लोगों को माली नुकसान होगा, पेमेंट नहीं करने को पिछेगी, फिर 3 साल बाद वही चीनी इम्पोर्ट करनी पड़ी। ये नहीं बताया वजह क्या है भाई, ये कि शुगर माफिया ने लफ्ज़ यूज़ करें, माफिया, शुगर माफिया, गन्ने की पेमेंट नहीं दी, गन्ना का भाई पेमेंट कैसे दें? चीनी बिकेगी तो देंगे ना, टकसाल तो नहीं लगा हुआ कि नोट छाप के हम दे देंगे। तो ये चीनी बिकने का वो पेमेंट होती है, या तो हुकूमत खुद पैसा, जैसे गंदम खरीदती रही है, अब देखो 2 साल से गंदम ही नहीं खरीद रही हुकूमत, क्यों भी? पैसा कहाँ से? सूद पड़ता है ना। यानी अगर हुकूमत पंजाब या हुकूमत पाकिस्तान बैंक को इंटरेस्ट दे के गंदम नहीं खरीद सकती, तो मैं गन्ना किस तरह बैंक से इंटरेस्ट दे के खरीद लूँ? ये बिजनेस की बात है। लेकिन वो एक ऐसा माहौल टीवी में बना दिया जाता है कि जैसे हमने कोई डकैती की हुई है। जब तक ये कारोबार को कारोबार नहीं समझेंगे, काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वर्क लाइफ बैलेंस कैसे? वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस देखे, वो एक हमारे देखना चीज़ें कोई सीखनी होती है ना किसी से। एक वो फौत हो गए जनरल सेक्रेटरी हमारे गीमेल एसोसिएशन के, वो मुल्तान पाकिस्तान अखबार के एडिटर भी रहे हैं, मैं नाम उनका जेहन से उतर गया है। वो कहते होते थे कि जो
चीफ एग्जेक्टिव हैं या डायरेक्टर हमारे, ही इज़ नॉट बाउंड टू ड्यूटी, ही इज़ बाउंड टू वर्क। अगर मुझे बैलेंस की बात करें, बैलेंस नहीं मैं कर सकता। नहीं कर अगर मेरे ऑफिस डिमांड कार्ड आज मुझे 14 घंटे 16 घंटे बैठ रहे हैं तो मैंने बैठना है। बैठूंगा। और अगर मुझे इधर ज़रूरत नहीं, आज पता है भाई ये काम हो गया वो, या मेरा कोई ज़रूरी, अब तो सहूलतें भी इतनी आ गई, 24 घंटे मोबाइल जेब में है, तो फ़ौरन कोई होगा रब्ता कर लेंगे। तो फिर मैं 2-3 घंटे जो आप बैठा हूँ, दोस्त आए हैं, गप्पे लगा रहे हैं, तो वो बैलेंस लाइफ को इसी तरह करना पड़ता है जैसे लाइफ आपसे डिमांड करी उस वक्त। ओ वाओ, ये किताबी बातें हैं, फिल्मी बातें हैं Beautiful। कि घर को इतना टाइम देना है, बीवी को इतना टाइम, बच्चे को इतना टाइम, तो इतना ये असल में नहीं हो सकता है। ये हकीकत नहीं है, ये सिर्फ फिल्मी बातें या किताबी बातें हैं। और मैंने कई बंदों को मेरे करीबी दोस्त हैं, बच्चों को टाइम दे देते थे, आज से 50-40 साल पहले वो मुझसे 4 गुना ज़्यादा रईस थे, अब वो मुझसे 200 गुना पीछे भी नहीं है। उनकी ये बाजी, हमने 6 बजे घर चले जाना है। फायदा ना बच्चे रहे, ना कारोबार रहा, ना उनका अपना आप रहा। मेरे दोस्त करीबी है, मैं बता रहा हूँ आपको, इसलिए मैं बता रहा हूँ टीवी पर, कुछ लोगों को समझ आए कि यार टाइम ज़रूर दें बच्चों बीवी को, लेकिन जो उनकी ज़रूरियत पूरी करने के लिए पहले दफ्तर टाइम ज़्यादा दें। उनकी ज़रूरियत पूरी होंगी तो वो भी खुश रहेंगे और आप भी खुश रहेंगे और आप भी बेहतर रहेंगे। और जो बस ये समझते सिर्फ बीवी बच्चों को टाइम देने से खुशहाली आती है, नहीं। वो अब वही बीवी बच्चे एक तरह उसका मुंह देखते हैं कि कहाँ तुम इतने रईस थे, अब कहाँ पहुँच गए हो। कहते हैं ना, बात तो सच है बट बात है रुसवाई की। व्हाट इज सक्सेस टू वहीद चौधरी? अभी जो आखिरी कह लें मेरी ख्वाहिश है, या जो आपने पूछा ना कि मेरे जो हमने किया 3 भाई ने, हमारे बच्चे इसको लेके इस तरह आगे चलें और इसको बढ़ाएं। सर ये मेरी कामयाबी होगी कि अगर हमारे बच्चे जो अभी तक देख रहे हैं हम, वो माशाल्लाह तीनों भाइयों की तरह, चारों वो जो बच्चे हैं हमारे तीनों भाइयों, हमसे भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ये मेरी सक्सेस है, समझ लें। मेरी ट्रेनिंग की, भाइयों की ट्रेनिंग की सक्सेस है कि हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और खुशी क्या होती है? व्हाट इज, उनको काम करते देख के बहुत खुशी होती है। थैंक यू सो मच वहीद चौधरी साहब फॉर कमिंग टू द शो। आखिर में मैं चाहूंगी आप एक मैसेज रिकॉर्ड कराएं सारे बच्चों के लिए जो वहीद चौधरी बनना चाहते हैं, कैमरे में देख के। बस मैं अपने सब बच्चों को यही मशवरा दूंगा जो अपने बच्चों को देता रहूं कि भाई वक्त पे दफ्तर आएँ, वक्त पे अपना कारोबार शुरू करें, वक्त पे अपने को पूरा वक्त दें। ये जो 2-3 किताबी अल्फाज हैं इनसे ज़रा बचें। घर को टाइम देना ज़रूरी है, बच्चों बीवी बच्चों को टाइम देना ज़रूरी है, लेकिन पहले अपना कारोबार निपटाएं। यानी एग्जेक्टिव इज़ नॉट बाउंड टू ड्यूटी, ही इज़ बाउंड टू वर्क। अगर आपकी ज़रूरत दफ्तर में 6 घंटे है, 6 घंटे बैठें, 2 घंटे बैठें, लेकिन किसी दिन कोई ऐसा काम आता 20 घंटे, आप 20 घंटे भी दफ्तर में बैठें, तो आपको कामयाबी से आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकेगा। और मेहनत के बाद जो सबसे बड़ा असूल कारोबार में आगे बढ़ने का ईमानदारी है। यानी जिससे आपने जो कारोबार किया है वादा खिलाफी ना करें, पूरा करें। और ये हम BCom में पढ़ते, मैं नहीं समझ सका था गुडविल क्या होती है। आपकी गुडविल यही है कि जो आपने किसी से तय मुआहदा किया उसको पूरा करें, इंशाल्लाह आप कभी पीछे नहीं रहेंगे। शुक्रिया। Thank you so much Wahid Chaudhary for coming to the show. I wish good luck to Hunza Group of Companies, and I can see inshallah the next generation will flourish it even more and better than you. Thank you for coming to the show.